हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर। तो आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ मैथ्स की। जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें मैथ्स आता है, तो जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जिस भी एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स आता है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें मैथ्स आता है, तो उसके लिए मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ मैथ्स की। तो उसी के अंतर्गत मैंने आर एस अग्रवाल की किताब से पहला चैप्टर आज लिया है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो आपको रेगुलरली इसके लिए एक एक वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए आज का पहला जो चैप्टर है हमारा वो शुरू करते हैं, अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात होता क्या है, देखिए। रेशो का मतलब होता है दो बिंदु। यदि मैंने दो बिंदु ड्रॉ किए हैं इस तरह से, दैट इज कॉल्ड रेशो। ठीक है। और रेशो का यूज़ होता है दो व्यक्तियों के बीच। यदि मैंने लिखा है ए अनुपात बी, मतलब मैं दो व्यक्तियों के बीच में संबंध को दिखाने जा रहा हूँ, तो मैंने लिखा है ए अनुपात बी। तो रेशो का यूज़ होता है दो व्यक्तियों के बीच संबंध को दर्शाने के लिए। और प्रपोर्शन का यूज़ होता है चार व्यक्तियों के बीच, यदि हमें संबंध को दर्शाना है। यदि मैंने लिखा है ए अनुपात बी और ये चार बिंदुओं का यूज मैंने किया है, समानुपात सी अनुपात डी। तो यदि मैं चार व्यक्तियों के बीच संबंध को दर्शा रहा हूं, तो वहां पे मैं यूज करूंगा प्रपोर्शन का। किसका? समानुपात का। तो जहां मैं चार बिंदुओं का यूज करूंगा तो उसको बोला जाएगा समानुपात। ठीक है। तो थोड़ा सा अर्थ तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रेशो किसको बोलते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है, और समानुपात किसको बोला जाता है, और इसको कैसे हम लिखेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें जितनी टर्म्स आएंगी वो डिस्कस कर लेते हैं आगे। इसमें जो पहली टर्म मैंने लिखी है वो लिखा है दीर्घानुपात, लॉन्ग रेशो। हिंदी में बोला जाता है दीर्घानुपात। तो लॉन्ग रेशो होता है क्या, यदि मेरे पास लिखा गया है क्वेश्चन में ए अनुपात बी अनुपात सी, तो यदि इस तरह से पूरा मेरे पास पूछा जाए, मुझे क्वेश्चन में पूछा जाए पूरा ए बी सी, तो इसको बोला जाता है दीर्घानुपात। या मैंने लिख दिया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। यदि पहले पद से लेके अंतिम पद तक पूछा जाए क्वेश्चन में, तो उसको बोला जाता है दीर्घानुपात, लॉन्ग रेशो। अब ये निकालते कैसे हैं लॉन्ग रेशो, थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है क्वेश्चन में ए अनुपात बी दो अनुपात एक, कॉमा, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे बी अनुपात सी, यहाँ लिख दिया मैंने 5:3। ठीक है। तो इसमें मुझे पूछा जाए कि निकालिए ए अनुपात बी अनुपात सी, लॉन्ग रेशो निकालिए। तो कैसे हम निकालेंगे, देखिए। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए जो ये बी है, पहले लिखने का तरीका समझेंगे। यहाँ पे जो ये वाला बी है ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला भी इसको मल्टीप्लाई करेगा, और फिर ये वाला बी इसको इस सी को मल्टीप्लाई करेगा। लिखेंगे कैसे हम, लिखने का तरीका है ए अनुपात दोनों बी के एग्जैक्ट बीच में बी और अनुपात सी। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ओवरलैप कर लेगा, देखते हैं, अगर आएगा नहीं तो उधर लिख दूंगा। चलिए इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। देखिए इधर मैं लिख देता हूँ फटाफट इसको। ए अनुपात बी है मेरे पास 2:1, इधर ओवरलैप कर देता है ये, तो शायद आपको दिखाई नहीं देता। बी अनुपात सी 5:3। मैंने ये क्वेश्चन लिखा है और मुझे पूछ रहा है लॉन्ग रेशो निकालने के लिए। तो कैसे हम लिखेंगे वो देख लेते हैं। पहले लिखने का तरीका समझना है। ए अनुपात दोनों बी के बीच में बी अनुपात सी। ठीक है। अब होगा क्या, ये वाला भी इस तरफ मल्टीप्लाई करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, और ये वाला भी इसको मल्टीप्लाई करेगा, और इसको लिख देंगे। कैसे, देखो 5 दूना कितना होता है 10, 5 एकम कितना होता है 5, और 3 एकम कितना होता है 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी कटता नहीं है, देखिए ये कटेगा नहीं। रेशो का मतलब होता है सरलतम रूप में रखना डिजिट को, तो इससे आगे फर्दर ये कटेगा नहीं। तो इतना ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, लॉन्ग रेशो है। ये हमारा क्या है, लॉन्ग रेशो, दीर्घानुपात इसी को बोला जाता है। और इसमें यदि हम आगे सी रेशो डी भी जोड़ देंगे तो वो हम क्वेश्चन में आगे देखेंगे जब क्वेश्चन आएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू सा दे रहा हूँ आपको, तो आप देख लीजिए। चलिए अगला टर्म लेते हैं। अगला टर्म है शॉर्ट रेशो। शॉर्ट रेशो किसको बोला जाता है, शॉर्ट रेशो को हिंदी में बोला जाता है लघु अनुपात या फिर मिश्रानुपात। शॉर्ट रेशो इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। यदि मैंने लिखा है यहाँ पे, इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। ऊपर जो मैंने लिखा है ए अनुपात बी कॉमा बी अनुपात सी, इसी एग्जाम्पल को ले रहा हूँ। 2:1 कॉमा 5:3।
3। इसी में यदि मुझे पूछता शॉर्ट रेशो का मतलब क्या है, देखो पहला टर्म और लास्ट वाला टर्म, डायरेक्ट यदि मुझे पूछता A अनुपात C ज्ञात करें तो इसको बोला जाएगा शॉर्ट रेशो। तो कैसे हम निकालते इसको, कैसे हम इसको निकालते, तो हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करते क्या, A/B और गुना B/C। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं इसके लिए। तो A/B का मतलब क्या है, यहाँ पे 2/1 और गुना B/C कितना है 5/3। तो ठीक है, अब लिख लो इसको, गुना करके कटता है तो काट देंगे, अदरवाइज यही सॉल्व करके लिख देंगे। तो 10 अनुपात कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारा, और भाग का मतलब क्या होता है रेशो, तो 10/3 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या है देखिए, ऊपर भी हम लॉन्ग रेशो से भी शॉर्ट रेशो निकाल सकते थे। देखिए यहाँ पे भी A कितना है 10 है और C कितना है 3 है, तो यहीं से भी आंसर आ जाता। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हमने ये वाला फार्मूला पुट किया शॉर्ट रेशो के लिए। देखिए अगर तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन में दोनों रेशो पूछी जाए, लॉन्ग रेशो भी और शॉर्ट रेशो भी, तो हम पहले लॉन्ग रेशो निकालेंगे और वहीं से शॉर्ट रेशो निकल जाएगी। पर यदि डायरेक्टली हमें क्वेश्चन में शॉर्ट रेशो पूछा गया है तो सीधा हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। आंसर दोनों से सेम आएगा, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए ऊपर भी 10/3 है और नीचे भी जो आंसर है वो 10/3 ही आएगा, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अप्रोच का काम है सारा कि हमें कौन सी अप्रोच कहाँ अप्लाई करनी है, वो चीज़ है सारी। चलिए अगला टर्म लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीन रेशो। हमारे पास अगला है जो टर्म मैंने लिया है वो है मीन रेशो। हिंदी में बोला जाता है मध्यानुपात। तो मध्यानुपात कैसे निकाला जाता है, मध्यानुपात के लिए एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, रूट ए बी। ए होगा पहले वाला पद और बी होगा बाद वाला पद। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ मैं लिख रहा हूँ 9 और 16 का क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालें। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रूट 9 गुना 16। ठीक है, तो मुझे पता है कि 9 का रूट कितना होता है भाई 3 होता है, तो 3 लिख दिया, और गुना 4, 16 का कितना होता है वर्गमूल, तो 4 होता है। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 12। तो इसका अगर मुझे 9 और 16 का मध्यानुपाती पूछता तो आंसर मेरे पास कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, यदि हम इसको मल्टीप्लाई भी करते तो 16 में कितना होता है 144, कितना होता है भाई 144 होता है। तो 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो फिर भी आंसर हमारे पास क्लियरली आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मध्यानुपात। आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल की तरफ। तृतीयानुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B² बटे A। B² बटे A। B का मतलब यहाँ पे होगा बाद वाला पद, जो बाद में आएगा, बाद वाला पद। और A का मतलब होगा पहले वाला पद। सिंपल सी बात है, पहले वाला पद जो पहले वाली टर्म होगी। अब इसी में एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि 4,8 का तृतीयानुपाती निकालिए। तो बस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, B² मतलब बाद वाला पद क्या है 8, तो लिखेंगे 8 गुना 8 और बटे पहले वाला कितना पद है 4 है पहले वाला पद, काट देंगे। देखो 4 दूनी 8, तो 2 बटे कितना होता है 16। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास तृतीयानुपाती आ गया। ठीक है, चलिए अगला टर्म लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, देखिए चतुर्थानुपाती बोलते हैं इसको हिंदी में। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे देख लीजिए। फोर्थ प्रोपोर्शनल में हमारे पास क्या दिया होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल नाम से ही जैसे स्पष्ट है फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसमें हमारे पास 4 पद गिवन होंगे, जैसे A अनुपात B और समानुपात C अनुपात D। 4 पद मेरे पास दिए गए होंगे और एक पद कोई भी गायब कर देगा। चारों पद में से एक पद कोई भी गायब कर देगा। वो पहला पद भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है और चौथा भी हो सकता है। तो लेट एग्जांपल में ले लेता हूँ। यहाँ पे A के नीचे मैंने लिख दिया 5 और B के नीचे मैंने लिख दिया 3। समानुपात यहाँ पे मैंने लिख दिया 25 और यहाँ पे मैंने लिख दिया x। तो मैंने ये लास्ट वाला पद जो है वो गायब कर दिया। ये काफ़ी बार बहुत क्वेश्चन में पूछा, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ईजी है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें हम करते क्या है, देखिए नज़दीक से नज़दीक गुना करना है और दूर से दूर मल्टीप्लाई करना है, बस फोर्थ प्रोपोर्शनल निकल जाएगा, चतुर्थानुपाती निकल जाएगा। तो जो हमें पहले निकालना है, हमें क्या निकालना है x।
5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो लिख दिया मैंने 5x बराबर है, इसको लिख दिया इधर कितना 25 और गुना 3। ठीक है, इसको एक लाइन और लिख देता हूँ, x बराबर है 25 गुना 3 और यहाँ पे 5 ये गुना कर रहा है तो इधर आके क्या कर देगा, भाग कर देगा। तो 5 पंजे 25 हो गया और 5 दिया कितना हो गया 15। तो सिंपल है, होप आपको समझ आया होगा। तो ये कितना आंसर आ गया इसका 15 आंसर आ गया। तो इस तरह से निकालते हैं हम चतुर्थानुपाती और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर्स में बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल। चलिए अगले टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुपातिक राशि। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, चैप्टर में बहुत बार इसका काफ़ी तरह से इसका यूज़ होता है अनुपातिक राशि का। तो अनुपातिक राशि 3 तरह की होती है। अनुपातिक राशि के लिए एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करूँगा इस चैप्टर में भी और आने वाले चैप्टर में भी, बहुत फ्रिक्वेंटली मैं उस फार्मूले को यूज़ करूँगा। तो प्लीज़ आप उसे याद रख लीजिएगा। वो फार्मूला है, देखिए लिखिए, ज्ञात बटे अज्ञात उसी का अज्ञात। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ज्ञात क्या है और अज्ञात क्या है, ये मैं डिस्कस करूंगा अभी। और गुना जो निकालना हो, ज्ञात बटे उसी का अज्ञात और गुना जो निकालना हो। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं नॉन अपॉन अननोन इनटू टू बी फाइंड आउट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। ये हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे जब हम आपको आगे हम फर्दर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, या कोई भी नया चैप्टर लेंगे तो मैं ये जो फार्मूला है ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करूँगा इस फार्मूले को। तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए, ज्ञात बटे उसी का अज्ञात और जो निकालना हो, जो हमने फाइंड आउट करना हो। तो अब ये होता क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्ञात क्या है अज्ञात क्या है। उसके बाद मैं आता हूँ वापस कि अनुपातिक राशि 3 तरह की होती है। पहले ये बता देता हूँ कि ज्ञात क्या होता है और अज्ञात क्या होता है। देखिए, ज्ञात किसको बोलते हैं, ज्ञात बोलते हैं अमाउंट गिवन। जो भी हमें क्वेश्चन में राशि दी गई है ज्ञात के रूप में, मान लो मेरे पास दिया गया है 100 रुपया, या कोई राशि कुछ भी दी गई है 5000 रुपया दिया गया है, या कोई भी राशि कोई भी अमाउंट मुझे क्वेश्चन में दिया गया है जो मुझे दिखाई दे रहा है अमाउंट के रूप में, राशि के रूप में, तो उसको बोला जाता है ज्ञात धन, उसको बोलना है ज्ञात अमाउंट। ओके, जो भी राशि दी गई है क्वेश्चन में। अब अननोन किसको बोला जाएगा, अननोन बोला जाएगा रेशो को। क्वेश्चन में जहां भी हमें रेशो दिखाई देगा तो उसको अज्ञात बोलेंगे। क्वेश्चन में जहां भी हमें परसेंटेज दिखाई देगा तो उसको अज्ञात बोलेंगे। क्वेश्चन में जहां भी हमें फ्रैक्शन दिखाई देगा, फ्रैक्शन का मतलब 1/2 या 3/4, या हमारे पास हो सकता है 5/3, कोई भी फ्रैक्शन हो सकती है। कोई भी हमें यदि फ्रैक्शन दिखाई दे क्वेश्चन में तो उसको बोला जाएगा अननोन। होप आपको समझ आया होगा ये चीज़ें जो मैंने बताया कि ज्ञात किसको बोला जाता है और अज्ञात किसको बोला जाता है। तो जो भी राशि हमें दी गई होगी क्वेश्चन में, जैसे 100 रुपया दे रखा है या 5000 कोई राशि दे रखी है तो उसको ज्ञात बोलेंगे, और रेशो को, परसेंटेज को और फ्रैक्शन को हम अज्ञात बोलेंगे। ये चीज़ें आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगी, तो प्लीज़ आप इसे याद रखिए कि ज्ञात और ज्ञात किसको बोला जाता है। चलिए अपने कंसेप्ट पे वापस आ जाते हैं। हम थे अनुपातिक राशि में। तो अनुपातिक राशि 3 तरह की होती है। यदि तीनों का सम मुझे गिवन है, कोई 3 व्यक्ति हैं, उन तीनों का सम मुझे गिवन है, लेट तीनों पर्सन को मिला के मुझे दिया गया है 100 रुपया या 1000 रुपया मैं लिख देता हूँ, तो वो तीनों पर्सन का है और पूछ कुछ भी सकता है मेरे पास। मुझे ए की राशि पूछ सकता है कि ए की निकालिए, बी की राशि भी पूछ सकता है और सी की राशि भी पूछ सकता है फाइंड आउट करने के लिए, डिफरेंस भी पूछ सकता है निकालने के लिए। यह मैं सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा, तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। डिफरेंस के रूप में भी हो सकता है दिया हुआ। सपोज करो मुझे क्वेश्चन में दिया गया हो कि बी और ए का डिफरेंस दिया गया, कि अंतर दिया गया है कि बी ए से कितना बड़ा है, बी ए से कितना बड़ा है, 10 रुपया बड़ा है या 100 रुपया बड़ा है, कोई डिफरेंस के रूप में। जब भी अंतर के रूप में दिया गया होगा तो उसको अनुपातिक राशि हम डिफरेंस के रूप में बोलेंगे। ठीक है, और थर्ड हमारी जो है वो होगा इंडिविजुअल के रूप में। अगर एक ही का दिया गया हो कोई अमाउंट हमारे पास, सपोज करो ए का ही दिया गया है 100 रुपया या बी का ही दिया गया है 100 रुपया,
तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल के रूप में कि एक ही पर्सन का दिया गया है। तो जो हमारे पास प्रोपोर्शनल अमाउंट होगा वो सिर्फ 3 ही तरह से दिया गया हो सकता है, इससे ज़्यादा तरीके से वो नहीं गिवन होगा हमारे पास। किस किस तरीके से भाई? एक तो टोटल के रूप में दिया गया होगा, एक या डिफरेंस के रूप में दिया गया होगा, और लास्ट हमारे पास इंडिविजुअल के रूप में किसी एक पर्सन का दिया गया होगा। इन तीनों ही तरीके से हमारे पास अनुपातिक राशि दी गई हो सकती है, इसके ज़्यादा तरीके से नहीं दी गई होती अनुपातिक राशि। तो ये हम आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे भी, इसके बाद वाला जो पार्ट मैं बनाऊंगा क्वेश्चन का, उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो थोड़ा सा मैं आपको फिर से ले चलता हूँ, रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। मैंने आपसे क्या डिस्कस किया? अनुपात होता है दो व्यक्तियों के बीच, हमें संबंध को दर्शाना हो तो अनुपात का यूज करते हैं। वहीं अगर हमें 4 व्यक्तियों के बीच संबंध को दर्शाना हो तो हम समानुपात का यूज करते हैं। उस कंडीशन में हम समानुपात प्रोपोर्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें डिस्कस किया हमने दीर्घानुपात कैसे निकालता है, लॉन्ग रेशो। ये क्वेश्चन में जब हम डिस्कस करेंगे तो आगे सारी चीजें आएंगी ये, पर अभी थोड़ा सा आप ओवरव्यू ले लीजिए, समझ लीजिए थोड़ा सा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। लॉन्ग रेशो हम पढ़ेंगे, उसमें फिर हम पढ़ेंगे शॉर्ट रेशो, उसके बाद पढ़ेंगे मीन रेशो मध्यानुपाती, फिर पढ़ेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीयानुपाती, उसके बाद पढ़ेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थानुपाती, फिर पढ़ेंगे अनुपातिक राशि। ये इंपॉर्टेंट है, फोर्थ प्रोपोर्शनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। फिर पढ़ेंगे हम प्रोपोर्शनल अमाउंट अनुपातिक राशि, और जो कि 3 तरह की होती है, टोटल के रूप में, डिफरेंस के रूप में और इंडिविजुअल के रूप में। और थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ी सी ये टर्म बताई कि ज्ञात किसको बोला जाता है, अज्ञात किसको बोला जाता है, तो ये थोड़ा सा प्लीज देख लीजिए। ज्ञात बोला जाता है कोई भी अमाउंट या राशि दी गई हो तो उसको ज्ञात बोला जाएगा। अज्ञात बोला जाएगा रेशो को, परसेंटेज को और फ्रैक्शन को। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थोड़ा सा ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया मैंने आपको। होप आपको वीडियो थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा समझ आया होगा। थोड़ा एक बार और आप देख सकते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट करना हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे क्वेश्चन के साथ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन के साथ मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो इस पार्ट में इतना ही है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।